Okay, so hi everyone, and in our today's video, we will be starting with the status of Indian economy, which is chapter number 10. तो सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड मेरी स्क्रीन पे सामने चैप्टर नंबर 10 इज विजिबल। आई होप आप लोगों की स्क्रीन पे भी चैप्टर नंबर 10 आप लोगों को विजिबल होगा। स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो बच्चों बात करता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या है? ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है आपका 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले क्या ड्यूरेशन था। आई मीन व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इस पूरे चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्टेट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेट्स इमेजिन दो मूवीज हैं हमारे सामने। एक पहली मूवी हमको दिखा रही है इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। लाइक इंडिया रिच है, पीपल एम्प्लॉयड है, विलेजेस प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। विलेजेस हर एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन क्लोथ्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन क्लोथ्स फेमस है। एंड अब आप लोग इमेजिन करो इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के बाद क्या था ना? ब्रिटिश रूल के बाद था फैक्ट्रीज शट डाउन, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, फार्मर्स बिकम पुअर एंड इंडिया स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग कॉटन इंस्टेड ऑफ क्लोथ्स। इंडिया ने कॉटन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया रादर देन एक्सपोर्टिंग क्लोथ्स। सो द होल चैप्टर of this particular chapter 10, this whole chapter is about how this transformation even happened। ये transformation हुआ कैसे? Now let's get started। India before British rule। अब जब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले कैसा था, लाइक इन 1850 एंड इन 1947 इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले कैसा था, तो तुम लोग मुझसे एक ही चीज पूछोगे, मैम क्या इंडिया सच में इतना रिच था? एंड माय आंसर वुड बी यस, ऑफ कोर्स। बिटवीन द फर्स्ट एंड द 17th सेंचुरी इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बहुत से हिस्टोरियंस ने ये एस्टिमेट भी किया था दैट इंडिया कंट्रीब्यूटेड अराउंड 25 to 33% ऑफ वर्ल्ड इनकम। यू गाइज हियर दिस? कम ऑन, आप इस चीज को सुने। बहुत से लोगों ने ये एस्टिमेट किया था, लाइक मेनी हिस्टोरियंस एस्टिमेटेड कि इंडिया कंट्रीब्यूटेड अराउंड 25 to 33% ऑफ वर्ल्ड इनकम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन इंडस्ट्री। कैन यू बिलीव? लाइक अगर वर्ल्ड के पास, पूरे वर्ल्ड के पास 100 रुपए हैं, तो इंडिया अलोन वॉज प्रोड्यूसिंग नियरली 25 to 33 रुपीज। This was the state of India. Just a moment. Yeah, so this was the state of India. India was only अकेले India 25 to 33% प्रोड्यूस कर पा रहा था। गाइज दिस इज ह्यूज। नाउ इंडिया रिच क्यों था बेटा? इंडिया रिच इसीलिए था बिकॉज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। एक दिमाग में अपने एक विलेज फॉर्म करो। Suppose there is a village named Ramgarh. Now inside Ramgarh आपके पास फार्मर है, ब्लैकस्मिथ है, कारपेंटर है, पॉटर है, वीवर है, ऑयल मेकर है, टीचर है, डॉक्टर है जिसे वैद्य भी बोलते हैं। लाइक एवरीथिंग वाज अवेलेबल इनसाइड द विलेज। नोबडी हैड टू डिपेंड मच ऑन आउटसाइडर्स। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ सफिशिएंट विलेज, राइट? अब देखो रीजन टू क्या है? thriving cities, like cities like Delhi, Agra, Surat, Murshidabad were famous trading centers। जो मैंने नाम लिए, cities like Delhi, Agra, Surat, Murshidabad, these were the famous trading centers and merchants from Europe came here to buy goods। रीजन थ्री, स्किल्ड आर्टिसंस। लाइक इंडिया के पास एक्सट्रीमली टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन थे। फॉर एग्जाम्पल बनारसी स्किल, सिल्क, कश्मीरी शॉल्स, जयपुर की ज्वेलरी विच इज ऑल्सो द वर्ल्ड फेमस जयपुर की ज्वेलरी, हैंडमेड कारपेट्स, सब सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। सो लोगों को लिटरली
thousands of kilometers travel करने की जरूरत नहीं है just to buy the Indian product. They they literally traveled the दुनिया भर के लोग thousands of kilometers travel करके आते और इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करते. ये मैं आपको स्टेट बता रही हूं बच्चों, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1850 टू 1947. As you can see the heading on the screen, 1850 to 1947. ये था स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, चलो जस्ट इमेजिन करो लुइस फ्रॉम फ्रांस, उसको सिल्क चाहिए. नाउ डज फ्रांस प्रोड्यूस फाइन सिल्क? नो. लुइस जो फ्रांस का है उसको सिल्क चाहिए. ही imports it from India. Money comes to India. India becomes richer, यार. Then we have reason number 4, which is superior quality manufacturers and textiles. Indian textiles को consider किया जाता था as the luxury products. British people themselves, they loved Indian cotton. This becomes important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं ब्रिटिशर्स ने आके उनकी कैसे फेवरेट चीज, जो उनकी फेवरेट चीज हुआ करती थी इंडियन कॉटन, कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया. एंड एक्चुअली नॉट यूटिलाइजेशन, आई वुड से मिसयूज. Then we have reason number 5, which is international trade. इंडिया ने ट्रेड किया अरब कंट्रीज के साथ में, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप. इंडिया ने एक्सपोर्ट किए कॉटन को, सिल्क को, एंड इवन स्पाइसेस एंड इंडिगो, एंड ऑफ कोर्स जयपुर की ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंड इंपोर्टेड ओनली लिमिटेड गुड्स. मतलब इंडिया इतनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन सिर्फ लिमिटेड गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है. अब सुनना, फीचर्स ऑफ प्री ब्रिटिश इंडिया क्या थे? रिमेंबर दिस स्टोरी. विलेजेस सब कुछ प्रोड्यूस करते थे, सिटीज सब कुछ सेल करती थी, आर्टिसन सब कुछ बनाया करते थे, एंड मर्चेंट्स सब चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे. एंड एज अ रिजल्ट इंडिया कैसी इकोनॉमी था? आई वुड से इंडिया था रिच इकोनॉमी, सुपर रिच. दैट्स व्हाट आई कॉल सुपर रिच इकोनॉमी. अब आते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस. नाउ एंटर्स द विलन गाइस. आई वुड से देम नाउ एंटर्स द विलन. लाइक इनिशियली ब्रिटेन नहीं आया था, पहले कौन आए थे? यूरोपियंस. ब्रिटेन नहीं आया था, पहले आए थे आपके यूरोपियंस. नाउ बहुत सारे यूरोपियंस आए, लाइक बहुत सारे यूरोपियंस, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश. बट फाइनली रूलर्स कौन बने? ब्रिटिश. बहुत लोग आए यार, बहुत लोग आए. एंड बाय बहुत लोग आई मीन डच, पुर्तगीज, फ्रेंच. बट फाइनली कौन बना रूलर? ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश बिकेम रूलर्स. एंड ये ब्रिटिश फेज को भी बच्चों हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. क्या है वो दो पार्ट्स? दो पार्ट है बच्चों आपका फेज नंबर 1, जो कि था 1757 से 1858 तक. फेज नंबर 2 है 1858 से 1947 तक. एक्चुअली ये जो फेज 1 था ना, दिस वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड यू हैव टू रिमेंबर, कंपनी बिजनेस कर रही थी, कोई सोशल सर्विस नहीं. उनका मेन गोल मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना था. फिर उसके बाद फेज 2, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया. अब इंडिया ऑफिशियली क्या बन गई? ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गई. अब इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गई. चलिए बच्चों आगे चलते हैं. देन वी हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये मेमोराइज करना चाहिए. ये है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था एंड इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन ने इन्वेंट करी ह्यूज 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 मशीन्स. एंड अर्लियर जैसे एक वर्कर 10 शर्ट बना रहा है एक दिन की, नाउ मशीन बनाती है 1000 शर्ट्स इन अ डे. एक वर्कर कितनी बना रहा है? 10 शर्ट एक डे में. लेकिन मशीन कितनी बना रही है? 1000 शर्ट्स इन वन सिंगल डे. प्रोडक्शन फास्ट हो गया, लेकिन मशीन को चाहिए कॉटन, कोल, आयरन, मार्केट्स. बिग क्वेश्चन,
कहां से लाएगा ब्रिटेन ये सारी चीजें। अच्छा, ब्रिटेन ने मशीन बना दी बच्चों, मशीन बना दी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया। और एक वर्कर बनाता है 10 शर्ट्स एक दिन में, मशीन बनाती है 1000 शर्ट्स एक दिन में। लेकिन उन मशीन को बच्चों रॉ मटेरियल चाहिए। व्हाट इज दैट मशीन रिक्वायर्ड? उन मशीन्स को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, कोल, आयरन। कहां से आएगा? अब ब्रिटेन कहां से लाएगा ये सब चीज? ऑफ कोर्स इंडिया से। इंडिया बिकम द परफेक्ट चॉइस ओवर हेयर। अच्छा मैम, इंडिया ही क्यों? वाई? वाई ओनली इंडिया? क्योंकि इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स थे, ह्यूज पॉपुलेशन थी, एक बड़ा मार्केट था, चीप लेबर थी, एंड पॉलिटिकल कंट्रोल लेना भी बहुत इजी था। दैट्स वाई। सो यू नो, ये एक पूरी चेन बन गई, जिसे मैं कहूंगी। होल्ड ऑन अ मोमेंट। Just a moment, guys. I am opening the whiteboard. Just a moment. And I don't like this when it takes so much of the time. Actually, it's just I'm opening a whiteboard because I want to tell you one thing, that is एक complete ना chain बन गई। Like industrial revolution करना था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थे रॉ मटेरियल, एंड इंडिया ने कॉटन को सप्लाई किया। ब्रिटिशर्स फैक्ट्रीज में अपनी क्लोथ्स बनाने लगे, ब्रिटिशर्स क्लोथ्स बनाने लगे, एंड वही क्लोथ्स को इंडिया बेचा जाया करता था, एंड ब्रिटिशर्स ट्वाइस, लाइक 2 टाइम्स प्रॉफिट अर्न करते थे। दिस वाज द सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशन थी। चले, आई गेस हम आगे चलते हैं। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। चलिए, ठीक है। तो अब इंडिया बिकेम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया ने एक्सपोर्ट किए एक्सपोर्टेड फिनिश्ड क्लोथ्स। लाइक पहले, ये जो आपको यहाँ पे चेन दिख रही है ना, यही चेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती थी। ठीक है। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया एक्सपोर्टर था। आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया अब इंपोर्ट कर रहा है। लाइक सॉरी, ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया ने स्टिल एक्सपोर्ट किए cotton, jute, tea, coffee, indigo, coal, raw silk. But you know, earlier we sold expensive products, but now we sell cheap raw material. So India market भी बन चुका था ब्रिटिश गुड्स का। इट्स लाइक आप इमेजिन कीजिए, जयपुर के 100 टेक्सटाइल शॉप्स हैं, एंड सडनली ब्रिटिशर्स मशीन मेड शर्ट्स लेके आ जाए। तो मशीन प्रोडक्शन, दैट मीन्स चीप, यूनिफॉर्म, बहुत सारी क्वांटिटी, वेराइटी, local artisans compete नहीं कर सकते, so they shut down, and exactly what happened. So this was the reversal of India's foreign trade. रिवर्सल होगा। यू नो, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था फिनिश्ड गुड्स, एंड ब्रिटेन के आने के बाद आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा रॉ मटेरियल्स। पहले एक्सपोर्ट किया करता था फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन। अब हम लोग किसे इंपोर्ट करने लगे बच्चों? हम लोग इंपोर्ट करने लगे ब्रिटेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। ब्रिटेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। ठीक है। सो दिस वाज द केस वी हैव। नाउ ब्रिटिश पॉलिसीज बहुत अनफेयर थी, एंड यू नो दैट्स व्हाई इंडियन इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाई। लाइक आप खुद इमेजिन करो, इंडियन क्लोथ जो 100 रुपए का है, ब्रिटेन उस पे 80% टैक्स लगा दे, तो ब्रिटिश कस्टमर को कितना देना पड़ेगा? 180। नो, नोबडी बाइज इंडियन क्लोथ यार। और ये आप
ब्रिटिश क्लोथ लो विच इज ऑलमोस्ट टैक्स फ्री। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया तो इंडियन क्लोथ पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया, लाइक 80% टैक्स लगा दिया। अब जो 100 रुपए की चीज थी वो 180 हो चुकी है ना, कोई उसको नहीं खरीदेगा। लेकिन ब्रिटिश क्लोथ जो इंडिया में आ रहा है ऑलमोस्ट टैक्स फ्री, तो ब्रिटिश क्लोथ ज्यादा चीपर थे एंड दैट वाज द रिजल्ट। इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपने कस्टमर्स को लूज किया एंड इंडियन प्रोडक्ट्स ने अपनी कंपेटिटिवनेस को लूज किया। डोमेस्टिक मार्केट वाज होल गॉन, इंटरनेशनल मार्केट जहां पे हम बेचा करते थे दैट वाज होल गॉन। सेल्स फॉल, फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज क्लोज होने लगी। सो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी को डैमेज किया गया। डैमेज टू व्हाट? डैमेज टू ट्रेडिशनल इकोनॉमी। सो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के दो पिलर्स हैं, लाइक हुआ करते थे। ट्रेडिशनल इकोनॉमी के दो पिलर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। बोथ ऑफ देम सपोर्टेड ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स ने कॉटन बनाई, वीवर्स ने कॉटन खरीदी, क्लोथ बनाया, वीवर्स ने इनकम अर्न करी एंड फार्मर्स से फूड खरीदा। सो दिस क्रिएटेड अ बैलेंस्ड रूरल इकोनॉमी। एंड जब हैंडीक्राफ्ट्स कोलैप्स हुए तो वीवर्स ने अपनी जॉब्स खो दी, बहुत से लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर बहुत ओवर क्राउडेड हो गया एंड फार्मर्स की इनकम भी डिक्लाइन होने लगी। सो दिस वाज द केस जो ये हमको देखने को मिली। यू कैन सी डैमेज टू ट्रेडिशनल इकोनॉमी, और इस तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे। जस्ट नाउ मैंने आप लोगों को डैमेज टू ट्रेडिशनल इकोनॉमी का एग्जाम्पल दिया। लेट मी गिव यू दैट एग्जाम्पल वन मोर अगेन। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जिसके दो पिलर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, लाइक एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड लाइवलीहुड। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। फार्मर्स ने कॉटन बनाई, वीवर्स ने कॉटन को खरीदा एंड क्लोथ बनाया, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वीवर्स ने इनकम अर्न करी एंड फार्मर्स से फूड परचेज किया, दोनों की इनकम होगी, ठीक है। देन वी हैव बच्चों, हैंडीक्राफ्ट जब कोलैप्स हुई, वीवर्स ने अपनी जॉब्स खो दी एंड सारे के सारे इधर एग्रीकल्चर में आ गए। एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो गया एंड फार्मर्स की इनकम डिक्लाइन होने लग गई। सो बोथ ऑफ द सेक्टर्स सफर्ड। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। आर्टिसंस ने अपना काम खो दिया एंड उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव जॉब्स नहीं थी। जस्ट इमेजिन अ फैमिली ऑफ हैंडलूम वीवर्स जो वी जिनका काम है क्लोथ बनाना फॉर जेनरेशंस। अब मशीन मेड क्लोथ आ जाता है मार्केट में, ऑर्डर्स रुक जाते हैं, फैमिली के पास और कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पे वो जाके काम कर सकते हैं। वो एक उस फैक्ट्री में काम करते थे जो क्लोथ बनाती है, क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। अब उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट ले रहे हैं लोग, इंडियन प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, राइट। सो उनके पास और क्या ऑप्शन था? ठीक है, चलो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ अब एग्रीकल्चर पे क्या आया? इंक्रीज प्रेशर। बहुत से लोगों ने एक ही लैंड पे डिपेंड करना स्टार्ट किया। जस्ट इमेजिन अ फैमिली फार्म दैट कंफर्टेबली सपोर्टेड टू ब्रदर्स। नाउ 6 ब्रदर्स डिपेंड ऑन इट। अब वो क्या रहा है ना, एक फार्म है जो कि दो लोग, दो भाई अगर चलाएंगे, एक फार्म जो दो भाई चलाने वाले, फार्मिंग करने वाले, तो इट्स गुड। लेकिन 6 लोग उस पर डिपेंडेंट है, तो ईच वन गेट्स अ स्मॉलर शेयर विच रिड्यूसेस इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। देन वी हैव इंपोर्ट्स चीप हो गए, चीप मशीन मेड गुड्स। ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो बल्क में बनाती थी मशीन्स का यूज करके, उन्होंने चीपर प्रोडक्ट्स बेचे, और हैंडमेड इंडियन प्रोडक्ट्स तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव थे ही। देन वी हैव जमींदारी सिस्टम। नाउ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया लैंड टेन्योर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, जहां पे इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स ने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया एंड इवन इफ क्रॉप्स फेल्ड, टैक्सेस स्टिल हैड टू बी पेड। मतलब सिस्टम ऐसा था कि जमींदार्स रख दिए, जो इंटरमीडियरीज हैं फार्मर्स से कुछ टैक्स कलेक्ट करेंगे, और अगर फार्मर्स ने टैक्स नहीं दिया, मतलब लाइक क्रॉप्स फेल भी हो रही है ना, तो भी फार्मर्स को टैक्स देना पड़ेगा। एंड फार्मर्स की सिचुएशन ये थी दैट दे हैड टू बोरो मनी।
क्या सिचुएशन थी फार्मर्स की? दे हैड टू बोरो मनी जस्ट टू पे द लैंड रेवेन्यू। इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया एग्रीकल्चर पे ब्रिटिशर्स ने कि जमींदार्स को, आई मीन फार्मर्स को पैसा उधार लेना पड़ रहा है टैक्स देने की। जस्ट इमेजिन, हम लोग टैक्स कब देते हैं? जब हमारी इनकम हो। जब इनकम नहीं है तो टैक्स दे रहे हैं क्या? नो। फार्मर्स को उस ड्यूरेशन में लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए बोरो करना पड़ा, उधार लेना पड़ा। अब इतना उधार लेने के बाद वो डेट के अंदर धंसते चले गए। एक्सेसिव रेंट्स। नो, बहुत से जमींदार जिन्होंने बहुत हाई रेंट्स, एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, जिसकी वजह से जमींदार ने एक्सेसिव रेंट लेना चालू किया। तो बहुत से जमींदार्स ने हाई रेंट लेना चालू किया, एडिशनल पेमेंट्स लेना चालू किया। सो फार्मर्स वर जस्ट लेफ्ट विद लिटिल इनकम। जेन्युइनली ये चीजें सच है। Farmers were left with little income after paying these dues. So agriculture collapse. Finally, क्या हुआ? एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया क्योंकि फार्मर्स पुअर थे। दे कुडंट बाय बेटर सीड्स, दे कुडंट इन्वेस्ट इन इरिगेशन, दे कुड नॉट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कोलैप्स हो गया। कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि फार्मर्स पुअर है। We can see these notes. Farmers were poor. वो better seeds नहीं buy कर सकते, वो irrigation में invest नहीं कर सकते, वो नई technology नहीं ला सकते, and as a result, इसका result आया agricultural productivity was very low. ठीक है? So this was all about our Indian economy, and the first part of this video ends here. Sorry, the first part of this chapter ends here, and we will be beginning with you know um, other parts in our next video, like benefits of foreign direct investments and so and so. अब बाकी इन चीजों को हम लोग next video में देखने वाले हैं. So see you guys in the next video. Bye bye. Take care.